एसएलए का मतलब क्या होता है? सर्विस लेवल अग्रीमेंट एक प्रॉमिस या कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सर्विस प्रोवाइडर अपने यूजर्स या कस्टमर्स से करते हैं। इसमें क्लियरली डिफाइंड होता है सर्विस कितनी फास्ट होगी, सर्विस कितनी रिलायबल होगी और सर्विस कितने देर तक अवेलेबल रहेगी। सो सिंपल वर्ड्स में एसएलए का मतलब होता है यूजर को क्या मिनिमम गारंटी मिल रही है। किस किस पैरामीटर्स या मेट्रिक्स के बेसिस पे प्रोडक्ट ओनर अपने कस्टमर्स को गारंटी देते हैं? रिस्पॉन्स टाइम और लेटेंसी, थ्रूपुट, अवेलेबिलिटी और अप टाइम, एरर रेट। सो अगर एसएलए मीट नहीं होता, यूजर्स कंप्लेन करते हैं तो ट्रस्ट कम होता है। कभी कभी पेनल्टी या रिफंड भी देना पड़ता है सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने कस्टमर्स को। इसलिए कंपनीज एसएलए केयरफुली चूज करती हैं। टू स्ट्रिक्ट एसएलए नहीं देते क्योंकि वो बहुत महंगा सिस्टम हो जाएगा, बिजनेस को ही कम बेनिफिट होगा। टू लूज एसएलए भी नहीं देते, जैसे होम टाइमलाइन शो होगा 5 मिनट में, क्योंकि वो बहुत बुरा यूजर एक्सपीरियंस देगा। तो एसएलए एक बैलेंस है किसके बीच? यूजर एक्सपेक्टेशंस और इंजीनियरिंग कॉस्ट के बीच। Amazon का कुछ ऐसा एसएलए हो सकता है, मीडियन या P50 हो 2 मिलीसेकेंड के अंदर, 99 परसेंटाइल हो 1 सेकेंड के अंदर, और सर्विस या Amazon प्लेटफॉर्म अप रहेगी फॉर 99.9% टाइम के लिए। देखो, AWS क्लाउड पे जिसके जिसके रिसोर्सेज हैं, जैसे अगर किसी ने अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय किया है AWS पे, रिसोर्सेज यूज किया है जैसे EC2, ECS, कुछ भी S3 में डेटा रखा है, तो अगर Amazon बैठ गया तो वो सब का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए इतना गारंटी तो देता है Amazon की प्लेटफॉर्म 99.9% टाइम अप रहेगा ही। इनका मतलब है मोस्ट रिक्वेस्ट फास्ट होंगी, ऑलमोस्ट ऑल रिस्पॉन्स टाइम ऑफ रिक्वेस्ट एक्सेप्टेबल रेंज में होगा, रेयर बैड केसेस टॉलरेट कर लो आप। 99% रिस्पॉन्स टाइम का ही गारंटी लिया है Amazon और तुमने उसी कॉन्ट्रैक्ट पे खरीदा है Amazon से, तो अब वो 1% के लिए Amazon कुछ नहीं करेगा एंड यू कांट कंप्लेन टू। अगर Amazon ये बोले होते कि 99.9 रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स अंडर 200 मिलीसेकेंड मैं गारंटी देता हूँ, तो क्या होता? उनका कॉस्ट एक्सप्लोड कर जाता, सिस्टम ओवर इंजीनियर्ड हो जाती और सर्विस प्राइस बढ़ जाता। कॉमन यूजर्स के लिए या सारे कस्टमर्स के लिए भी, हमारे लिए भी वो नुकसान होता। अगर उनका प्राइस बढ़ेगा तो वो हमारे लिए भी तो प्राइस बढ़ाएंगे ना, तो सर्विस प्राइस बढ़ जाएगी। मॉडर्न सिस्टम्स कभी बस एक काम नहीं करते, जैसे एक सिंगल रिक्वेस्ट मल्टीपल सर्विसेज को कॉल करता है, एक सिंगल रिक्वेस्ट मल्टीपल डेटाबेसेस क्वेरी करता है, मल्टीपल शार्ट्स से डेटा फेच करता है। शार्ट्स का मतलब हुआ एक टुकड़ा या एक मशीन। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक डेटाबेस है, एक मशीन पे है वो डेटाबेस इंस्टॉल्ड, तो मशीन का भी कुछ लिमिटेशन है। लेट्स से वो 512 GB डेटा स्टोर करता है। तो अगर ये सिस्टम स्पेसिफिकली बस डेटाबेस के लिए ही है, तो उसमें लेट्स से 500 GB डेटा अब अगर भर चुका है और पता है कि डेटा बहुत ज्यादा आ रहा है, एक सिस्टम पे आ नहीं पाएगा, तो फिर लोग क्या करते हैं? शार्ट बनाते हैं। बोले तो एक ही क्लस्टर, एक ही लॉजिकल ग्रुपिंग के अंदर, मतलब वो सेम ही डेटाबेस हम कहेंगे, बट उसके अंदर बहुत सारी मशीन्स हैं जो वो ग्रुप या वो क्लस्टर को फॉर्म कर रहे हैं, उसको कहते हैं शार्ड। तो इसमें लेट से डेटाबेस का रो 1 से 1000 का डेटा है, इसमें 1001 टू 2000 का डेटा है, इसमें 2001 टू 3000 का डेटा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो हुआ क्या, एक मशीन का जो हार्डवेयर होता है उसका कुछ लिमिटेशन होता है, तो उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने ऐसा ग्रुप बना दिया है। अब ठीक है, एक मशीन में जितना स्टोर होगा होगा, बाकी और लगाते जाओ सिस्टम्स और वो उस ग्रुप का पार्ट बना दो। ये कैसे करते हैं हम बाद में देखेंगे और उसको बहुत डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी। तो कह रही थी मैं, एक सिंगल यूजर रिक्वेस्ट मल्टीपल सर्विसेज को कॉल करता है, मल्टीपल डेटाबेसेस क्वेरी करता है, और अगर डेटा स्प्लिट है क्योंकि एक मशीन का हार्डवेयर लिमिट आ चुका है, तो मल्टीपल शार्ड्स को भी कॉल करता है डेटा फेच करने के लिए, और मल्टीपल पैरेलल रिक्वेस्ट भी करता है। करना ही पड़ेगा, सीक्वेंशियल में तो होगा नहीं। अब एक डायग्राम दिखाती हूँ। देखो, जब बहुत सारे बैकएंड कॉल्स हो रहे हैं फॉर वन रिक्वेस्ट, ये वन रिक्वेस्ट,
जैसे बैकएंड सर्विस 1 को कॉल हुआ यहाँ, बैकएंड सर्विस 2 को कॉल हुआ यहाँ, एंड सो ऑन। एंड यूजर का जो रिक्वेस्ट है उसका रिस्पॉन्स यूजर को कब मिलेगा? जब सारे बैकएंड सिस्टम्स अपना पार्ट का प्रोसेसिंग करके अपना रिस्पॉन्स दे चुके होंगे रेस्पेक्टिवली। तो ये कंबाइनर सर्विस या फिर वेब एप्लीकेशन सारे बैकएंड से आया हुआ रिस्पॉन्स को कंबाइन करेगा, एग्रीगेट करेगा और फिर वो फाइनल रिस्पॉन्स बना के यूजर को देगा। तो अगर एक भी बैकएंड सर्विस का रिक्वेस्ट स्लो है, इसने अगर 200 मिलीसेकंड में दिया, इसने 300 में, इसने 150 में, सबने अपना अपना कुछ टाइम पे रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दे दिया, बट कोई अगर बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, लेट्स से किसी ने ले लिया 1000 मिलीसेकंड, तो कंबाइनर सर्विस जो है वो तो वेट करते रहा कि सबका रिस्पॉन्स आएगा तब ना मैं एग्रीगेट करूंगा। ऐसा नहीं हो रहा है ना कि आधे का रिस्पॉन्स लेके एग्रीगेट करके भेज दो, ऐसा नहीं हो रहा है। सबका वेट करना पड़ता है तब जाके फाइनल रिस्पॉन्स बनता है। तो वही यहाँ पे टाइम देखो क्या हुआ कि सबका कुछ कुछ टाइम में रिस्पॉन्स है, बट एक का काफी ज्यादा हो गया और इस एप्लीकेशन को फाइनल रिस्पॉन्स बनाने के लिए इसका भी वेट करना पड़ता है। तो पैरेलल में अगर है रिक्वेस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि सब सही चल रहा है। देखो पैरेलल में भी फाइनली कहीं पे जाके एग्रीगेट करना पड़ता है अगर आर्किटेक्चर उस टाइप का है। तो फिर तो अगर एक भी सर्विस स्लो है रिस्पॉन्स देने में टू द वेब ऐप, तो इट विल स्लो डाउन द इंटायर एंड यूजर रिक्वेस्ट और फाइनल रिस्पॉन्स टाइम स्लोएस्ट कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। फास्टेस्ट सर्विस मैटर ही नहीं करता है, फाइनल रिस्पॉन्स टाइम हमेशा स्लोएस्ट कंपोनेंट डिसाइड करता है। एक एग्जांपल सोचो, यहाँ पे लेट्स से 3 सर्विसेज हैं, अभी के लिए भूल जाओ कि 4 और सर्विसेज हैं या जितने भी सर्विसेज है, सोचो कि बस 3 सर्विसेज हैं जिनसे कुछ रेस्पॉन्स आएगा तो फिर कंबाइनर सर्विस या फिर वेब एप्लीकेशन उसको एग्रीगेट करके यूजर रिक्वेस्ट को सर्व करेगा। अब ऐसा सोचो कि तीनों सर्विसेज सही चल रही हैं, मतलब जो P99 कमिट हुआ है उनके लिए वो उसी टाइम पे अपना रिस्पॉन्स दे रहा है। लेट्स से P99 कमिटेड है कि सारे सर्विसेज 100 मिलीसेकंड के अंदर रिस्पॉन्स दे देंगे, अपना रेस्पेक्टिव रिस्पॉन्स कंबाइनर सर्विस को। तो अपना एंड से सारा सही काम कर रहा है और कोई भी सर्विस अपने P99 से स्लो नहीं है। मतलब सबका रिस्पॉन्स अगर 100 मिलीसेकंड के अंदर आ रहा है तो फाइनल परसेंटाइल ये पूरे सिस्टम का, सिस्टम बोले तो वेब एप्लीकेशन, ये तीनों बैकएंड, इसका फाइनल परसेंटाइल क्या होगा? 0.99 क्रॉस 0.99 क्रॉस 0.99 इज सिमिलर टू 97%। मतलब 3% रिक्वेस्ट स्लो हो जाती हैं इवन इफ हर सर्विस अच्छा कर रहा है। हर सर्विस इंडिविजुअली 99% गुड है, लेकिन ओवरऑल रिक्वेस्ट सिर्फ 97% गुड है। इसको कहते हैं टेल लैटेंसी एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन मतलब बढ़ना, क्या बढ़ रहा है? लैटेंसी। अब अगर सेम रिक्वेस्ट 10 सर्विसेज को जाए और सारे बिहाइंड द सीन्स जो छोटे छोटे माइक्रो सर्विसेज हैं अपना बेस्ट बिहेवियर पे है, इवन दो हर एक सर्विस हेल्दी है, कोई सर्विस ब्रोकन नहीं है, बट पैरेलल फैन आउट बढ़ते ही टेल लैटेंसी एक्सप्लोड करती है। जैसे हमने देखा सब सर्विसेज सही है फिर भी ओवरऑल लैटेंसी बढ़ गया। ये एक और भी रीजन है, जब सब सर्विसेज सही है फिर भी ओवरऑल लैटेंसी बढ़ गया तो रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा दिखता है। और सोने पे सुहागा होता है क्यूइंग प्लस टेल लैटेंसी। ये है डेंजर जोन। पहले समझो क्यूइंग कहाँ कहाँ होता है। वेब सर्वर के अंदर सबसे पहले क्यू थ्रेड पूल के पास बनती है। देखो सर्वर के पास 8 वर्कर थ्रेड्स हैं इन द थ्रेड पूल, तो एक टाइम पे अगर 100 रिक्वेस्ट आए उसमें से सिर्फ 8 ही रिक्वेस्ट थ्रेड्स ने पिकअप किया क्योंकि थ्रेड पूल में बस 8 थ्रेड्स था, बाकी 92 ये क्यू में वेट कर रही है। और एप्लीकेशन लेवल पे जब हम इंटरनली एसिंक्रोनस प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो एप्लीकेशन खुद क्यू बना सकती है। जैसे रिक्वेस्ट आया, ऐप ने बोला इस काम को एसिंक्रोनसली करो एज पर द कोड, लॉजिक लिखा हुआ है दैट ये जो भी टास्क आया है इसको एसिंक्रोनसली मतलब बैकग्राउंड वर्कर्स प्रोसेस करेंगे, तो तुरंत नहीं करना है थ्रेड को ब्लॉक करके। तो जब ऐसा है कि बाद में भी कर सकते हैं तो ये रिक्वेस्ट इंटरनल क्यू इन मेमोरी इंटरनल क्यू में डाल दिया जाता है। जैसे जावा में होता है एग्जीक्यूटर सर्विस, ये एक हाई लेवल एपीआई है टू मैनेज थ्रेड क्रिएशन, रीयूज थ्रेड्स, शेड्यूल थ्रेड्स। सो इसमें भी क्यू होता है, एग्जीक्यूटर सर्विस क्यू।
फिर बैकग्राउंड वर्कर क्यू, सब मतलब थ्रेड और थ्रेड पूल के इर्द गिर्द है, ये सब इंटरनल है। अब एक एक्सटर्नल क्यू भी होता है, जैसे काफका, रैबिट एमक्यू, एसक्यूएस। अगर आर्किटेक्चर में एक्सटर्नल क्यू लगा हुआ है, ये प्रोड्यूसर है, कोई एप्लीकेशन जो कुछ मैसेजेस कर रहा है क्यू पे, काफका क्यू पे फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे कुछ कंज्यूमर है जो मैसेज को रीड कर रहा है, तो यहाँ भी क्यूइंग हो रही है। एग्जाम्पल, ट्वीट पोस्ट हुआ तो हमने फैन आउट का काम मान लो काफका पे डाल दिया। कंज्यूमर्स धीरे धीरे जो भी क्यू में रिक्वेस्ट हैं सबको प्रोसेस कर रहे हैं एक एक करके, पहले ये किया फिर ये किया फिर ये किया। कंज्यूमर भी एक एप्लीकेशन होता है, जावा एप्लीकेशन, नोड एप्लीकेशन, पाइथन एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन, ये भी कोई एप्लीकेशन होता है। ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है समझाने के लिए, ऐसा रियलिस्टिक नहीं होता है। बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, पैरेलल में रीडिंग होती है सच दैट क्यू का जितना एलिमेंट्स है वो सारा तुरंत प्रोसेस हो जाए। तो अभी के लिए सिंपली ऐसा समझो कि एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है, तो क्यू में जैसे जैसे डेटा आ रहा है कंज्यूमर वैसे वैसे रीड कर रहा है। अब अगर प्रोड्यूसर बहुत फास्टली डेटा पुट कर रहा है और कंज्यूमर उस पेज से रीड नहीं कर पा रहा है, ये मान लो 10 मैसेजेस डाल चुका और ये अभी एक ही रीड कर रहा है, तो क्या होगा, क्यू बढ़ते जाएगा क्योंकि एलिमेंट्स ये धीरे धीरे प्रोसेस कर रहा है। तो अब जो प्रोड्यूसर डालेगा क्यू में ही डालेगा, तो क्यू का साइज बढ़ता चला गया। सो यहाँ भी क्यूइंग डिले होता है, लेकिन ये इंटेंशनल डिजाइन है, ये एक्सपेक्टेड है। और जो ऊपर वाला हमने देखा वो इंटरनल प्रोसेस है, एक्सपेक्टेड नहीं है वो। काफका पढ़ेंगे हम बहुत डिटेल में इसी सीरीज में। मतलब रिक्वेस्ट आई, अभी प्रोसेस करने के लिए सीपीयू, थ्रेड या डीबी कनेक्शन फ्री नहीं है, तो रिक्वेस्ट को क्यू में वेट करना है। जब रिसोर्स फ्री हुआ तो उसे मिलेगा सीपीयू टाइम और फिर प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा। तो जो क्यू में वेट का टाइम है उसको कहते हैं क्यूइंग डिले। क्या कहते हैं? क्यूइंग डिले। क्यू बढ़ा तब लेटेंसी बढ़ा, लेटेंसी बढ़ी मतलब रेस्पॉन्स टाइम बढ़ा, रेस्पॉन्स टाइम बढ़ा मतलब यूजर को लगेगा ऐप स्लो है। इमेजिन करो कि कोई सर्वर है जो 100 रिक्वेस्ट पर सेकेंड हैंडल कर सकती है, अब सडनली आ गया 300 रिक्वेस्ट, रिजल्ट क्या होगा? 100 रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही हैं, 200 रिक्वेस्ट क्यू में वेट कर रही हैं, और अगर हर रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने में 50 मिलीसेकंड लगता है, ऐसा बोलो कि सर्विस प्रोसेसिंग टाइम इक्वल्स टू 50 मिलीसेकंड है। जब वो सीपीयू के अंदर घुस गया, उसको सीपीयू मिल गया और उस पर प्रोसेसिंग चल रही है, तब 50 मिलीसेकंड लगता है। तो 200 रिक्वेस्ट के लिए 50 मिलीसेकंड लगेगा प्रोसेसिंग टाइम, कितना हो जाएगा? 200 क्रॉस 50 मिलीसेकंड इक्वल्स टू 10 सेकंड। 10 सेकंड एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम हुआ, और जो क्यू में वेट कर रहा है वो टाइम भी तो रिस्पॉन्स टाइम में ऐड होता जाएगा। मतलब से पहले, सीपीयू में घुसने से पहले वो जो क्यू में वेट कर रहा है वो लेटेंसी ऐड किए जा रहा है। यूजर बोलेगा ऐप हैंग हो गया है, जो सीन नहीं है एक्चुअली में। सर्विस जब यूजर रिक्वेस्ट थ्रेड को प्रोसेस करता है वो तो 50 मिलीसेकंड ही लिया, बट उससे पहले ही टाइम लग गया। सर्विस को मिला ही लेट से प्रोसेस करने के लिए वो थ्रेड, सीपीयू टाइम जब उसको मिलेगा तभी ना उसको सर्विस प्रोसेस करेगा। तो यू कैन से क्यूइंग डिले usually happens inside the web server or application thread pool, but it can also occur at load balancers, internal async queues और external messaging systems। देखो, लोड बैलेंसर मतलब जो लोड बैलेंस करता है। अगर एक सर्विस का या फिर एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन या एक पाइथन एप्लीकेशन या एक नोड एप्लीकेशन का मैंने 10 कॉपी बनाया है, ओके, क्यों बनाया है 10 कॉपी? सच दैट ज्यादा नंबर ऑफ ट्रैफिक में हैंडल कर सकूं। तो अब देखो, कुछ रिक्वेस्ट को यहाँ पे भेजना होगा, कुछ रिक्वेस्ट को यहाँ पे, कुछ रिक्वेस्ट को यहाँ पे, ऐसे करके अगर मैंने 10 कॉपी बनाया है तो कोई एक ऐसा सिस्टम होगा जो रिक्वेस्ट जितना आ रहा है वो एक जगह ले और उसको इन एप्लीकेशंस पे बांट दे, सच दैट किसी एक इंस्टेंस पे लोड ज्यादा ना हो। और अगर मैं सिर्फ एक मशीन रखती तो क्या होता ना, अगर ये 100 रिक्वेस्ट हैंडल करता तो मैं बस इतना ही हैंडल कर पाती। मैंने 10 इंस्टेंसेस बनाया, मतलब मैं अपने अपने एप्लीकेशन को स्केल कर रही हूँ। 100 इंटू 10 मतलब अभी 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड हैंडल हो जाएगा। तो ये लोड डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है कि भाई तुम थोड़ा करो, तुम थोड़ा करो, तुम थोड़ा करो? कुछ तो सिस्टम होगा ना जो ये काम कर रहा है, उसको कहते हैं लोड बैलेंसर। हम बहुत डिटेल में देखेंगे इसको, ठीक है? बस फॉर टाइम बिंग ये समझ लो। तो
हमको क्लियर मैपिंग दिख रहा है। लेटेंसी का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट का वेट करना बिफोर प्रोसेसिंग। ये मोस्टली क्यूइंग डिले होता है। और रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? क्यूइंग डिले प्लस सर्विस टाइम जो एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम होती है, और नेटवर्क डिले इफ एनी। मतलब क्लाइंट को जब अपने स्क्रीन पे रिस्पॉन्स दिखा, वो हुआ रिस्पॉन्स टाइम। एक बार और देख लो वाई यहाँ से सिस्टम डेंजरस टेरिटरी में चला जाता है। कुछ स्लो रिक्वेस्ट आती हैं, वो वर्कर थ्रेड्स को ब्लॉक कर देती हैं, क्यू ग्रो होने लगता है। फास्ट रिक्वेस्ट भी वेट करती हैं, क्योंकि पहले वाला होगा तब ना दूसरे थ्रेड को चांस मिलेगा। जितना सीपीयू कोर है उतना ही काम हो पाएगा एक बार में, इसीलिए वो भी स्लो दिखता है। और जैसा मैंने बताया, अगर सब सही काम करता है तो भी ओवरऑल सिस्टम लेटेंसी बढ़ सकती है। तो अगर कुछ स्लो हुआ तब तो वो और भी बढ़ जाएगा। क्या? रिस्पॉन्स टाइम। इसको कहते हैं लैटेंसी एम्प्लीफिकेशन वाया क्यूइंग। एक एनालॉजी लेते हैं, याद रहेगा इससे। बैंक काउंटर में अगर एक पर्सन के रिक्वेस्ट को सॉल्व करने में बैंक का एक क्लर्क लगा हुआ है, मतलब एक काउंटर पे एक पर्सन खड़ा है और एक क्लर्क उसका रिक्वेस्ट को या क्वेरी को सॉल्व कर रहा है, तो उसके पीछे वाले जितने लोग हैं वो क्लर्क तक और लेट से पहुंचेंगे। ये और लेट से पहुंचेगा क्लर्क के पास, ये सब और लेट से पहुंचेगा। बस वही है। तो इसी वजह से माइक्रो सर्विसेज, जब हम छोटा छोटा ढेर सारा सर्विसेज बनाते हैं, वो लेटेंसी हर्ट कर सकते हैं। फैन आउट, वो देखो 0.99 इंटू 0.99 इंटू 0.99, ओवरऑल सिस्टम 97% कर दिया था। मतलब सिस्टम को स्लो कर दिया था। तो बहुत ज्यादा फैन आउट होता है तो भी सिस्टम स्लो हो जाता है। लार्ज पैरेलल रीड्स रिस्की होते हैं, क्योंकि सच में जितना सीपीयू कोर रहेगा उतना ही काम होता है। तो 99% फास्ट भी फास्ट इनफ नहीं होता है। रियल सिस्टम्स टेल लेटेंसी से फेल होते हैं, एवरेजेस से नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इंजीनियर्स फाइट टेल लेटेंसी एम्प्लीफिकेशन। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक होगा, उसको जाके एक बार बना लो, तो फिर तुम्हारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। और जब भी टाइम मिले उसको आके रिवाइज करो, सच दैट जब हम एक्चुअल डिजाइनिंग करने बैठेंगे कॉन्सेप्ट समझ के, तो तुमको कॉन्सेप्ट्स याद रहे।